कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पर मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की बायोलॉजी यानी कि कक्षा 10वीं की जो जीव विज्ञान का पोर्शन हम पढ़ रहे थे, उसमें अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं, हमने लाइफ प्रोसेस को अच्छे से निपटाया। हमने डिटेल में चीज़ों के बारे में तक तक पढ़ा। हम हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो वहां पर डियर स्टूडेंट अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं, हमने बात किया था रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका डिफिनीशन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया था, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को काफ़ी अच्छे से समझा, काफ़ी तह तक समझा, उसके टाइप के बारे में समझा। आई होप आपको चीज़ें काफ़ी तह तक समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत वगैरह आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना डियर स्टूडेंट। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत परेशानी हो तो, कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ हो तो पूछ लिया करो। आगे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हम पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके बोर्ड में क्वेश्चन बनता है। हम पढ़ते हैं, हम पढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, आज हम जो पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ध्यान से देखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब पुष्पी पौधों में, जो पुष्पी पौधे होते हैं यानी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। हाँ या ना, लैंगिक जनन यानी कि जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें किस तरीके से लैंगिक जनन होता है, उसके बारे में आज हम डिटेल में तह तक जानने का प्रयास करें। देखो, आपको लैंगिक जनन के बारे में पहली बात तो कॉन्सेप्ट पता होगा, काफी हमने डिटेल में बात किया था, जिसमें दो पेरेंट की जरूरत होती है, नर और मादा की जरूरत होती है, जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, हमने डिटेल में बताया है। तो आज उसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई किसमें करेंगे, पुष्पी पौधों में अप्लाई करने वाले हैं। फिर इसको जैसे अप्लाई कर देंगे, इसको पढ़ लेंगे, फिर ह्यूमन बींग में अप्लाई कर देंगे यानी कि मानव में पढ़ लेंगे। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं पुष्पी पादपों में। तो इस पॉइंट को, इस चैप्टर को, यानी सॉरी इसको हम चैप्टर बोल रहे हैं, एक प्रकार का हेडिंग है। इसको कक्षा 12 में हम चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं, तो उसी वजह से हम चैप्टर याद आ गया। तो इस हेडिंग को हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने वाले हैं, इसको हम क्या करते हैं, पहली बात हम समझ लेते हैं कि फूल की संरचना कैसे होती है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। क्योंकि जब तक हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को नहीं समझेंगे तब तक इस पॉइंट को, इस मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सारी कहानी उसी में छिपी हुई है। तो क्यों ना हम उसको पढ़ लें। तो पढ़ लेते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में, जान लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी कि पुष्प की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। तो पुष्प की संरचना के बारे में एकदम सिंपल सी जानकारी हासिल करते हैं। आप इस पुष्प की संरचना को अच्छे से अगर देखना चाहेंगे तो आप एक फूल लेके अपने पास बैठेंगे, जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा ना, और बढ़िया दिखेगा। अब नाइट है तो रात में फूल आपको दिखा नहीं सकते ना, बहुत ज्यादा रात है जो कि, बात करें कितना बज रहा है तो आपको लाइव बताते हैं कितना बज रहा है, इसे आप लाइन पे रहिए, देख के बताते हैं। 2 मिनट आपके लिए वीडियो नहीं आता, 11:44 हो रहे हैं डियर स्टूडेंट, 12 बजने वाले हैं। तो देख पा रहे हैं, आपको पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं, हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी कि पुष्प की संरचना के बारे में, क्योंकि जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक चीजें आगे भी समझ में नहीं आएगी। समझ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी पुष्प की संरचना के बारे में। देखो, ये आपको भी बनाना है फिगर, आप कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, आप भी बनाओ साथ के साथ। एकदम सरल फिगर है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसमें।
देखो ये एकदम सिंपल सा बनाओ और इस तरीके से नीचे बनाओ, बन रहा है। देख भाई बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। देखो ये देखो ये बन के तैयार है ना। आप भी बनाएंगे साथ के साथ। और बाकी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा दिया जाए। हाँ है ना, कि पुष्प के नर भाग हो गए और बीच वाला जो सकरा भाग बना है मादा भाग पुष्प का। इसके अलावा इसमें हम ओवरी ओव्यूल बना देते हैं इसके अंदर, इस तरीके से ओव्यूल बना देते हैं। वो भी 8 न्यूक्लिएटेड होता है ना भाई। तो 3 केंद्रक ऊपर की तरफ, 2 बीच में, 2 बगल बगल, और अंड को इसके को हम अलग कलर से बना दें ना। इसके अलावा इसमें क्या होता है इस तरीके से, अरे भाई उसका रंगीन भाग देखो, इसको बना सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप इसको बना लो, बना। इसका नाम कट करते हैं तो लिख लो पूरा बना के। शुरुआती फर्स्ट भाग यहाँ पे जो बनाया गया है इसको क्या कहते हैं, पेडेशिल। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसको पेडेशिल कहते हैं, हिंदी में पार्ड वृंत कहते हैं। हाँ ना, क्या कहते हैं, पार्ड वृंत कह सकते हैं इसको, पेडिशिल कहते हैं जिसको। और यहाँ पर जो हरा भाग दिखाया गया इसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, कैलिक्स, यानी कि बाह्यदल। क्या बोलते हैं इसको, बाह्यदल बोलते हैं। और यहाँ पर जिसके ऊपर पुष्प आसन किया हुआ है इसको बोलते हैं पुष्पासन, यानी कि थैलमस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलमस, यानी कि हिंदी में पुष्पासन कह सकते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पासन इसको कहते हैं। इसके अलावा इसमें क्या है, इधर की तरफ जो रेडिश कलर में दिखाई दे रहा है रंगीन भाग पुष्प का होता है, इसको बोलते हैं कुरुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसको कुरुला कहते हैं, यानी कि जिसको हम दल पुंज हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, दल पुंज कहते हैं, ध्यान से देखना। इसके अलावा इसमें क्या है, यहाँ पर जो दिख रहा है नर भाग है इसको बोलते हैं फिलामेंट ना, हिंदी में तंतु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। एंथर मतलब उमंग। क्या कहते हैं, उमंग कहते हैं। हाँ ना, सबका हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहे हैं, आप दोनों नोट डाउन करेंगे ना, दोनों नोट डाउन कर लेना, इम्पोर्टेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं स्टिग्मा, है ना, हिंदी में इसको वर्तिका शायद कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका, वर्तिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। स्टाइल यानी कि इसको वर्तिकाग्र ना, स्टाइल। और इसके बाद इसमें क्या होता है, ओवरी होता है। ओवरी यानी कि अंडाशय। क्या बोलते हैं ओवरी को, अंडाशय कहते हैं। और इसके अंदर की तरफ जो है जो हमने बनाया इसको बोलते हैं बीजांड, यानी कि ओव्यूल्स कहते हैं। बन रहा है कि नहीं, अरे लिख लो पूरा नाम भाई, लिख लो, नोट डाउन कर लो। ओव्यूल यानी कि इसको बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं, बीजांड। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बीजांड बोलते हैं, सिंपल सा लिख लो।
बना फिगर, बन गया, देख लो। इसके अलावा इसमें खास बात क्या है, एंथर और फिलामेंट को मिला करके पुष्प का नर भाग बोलते हैं, यानी पुष्प का नर भाग मतलब एंड्रोइसियम। हाँ है ना, लिख लेना, क्या कहते हैं, एंड्रोइसियम कहते हैं उसका नर भाग, यानी कि नर केसर। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ओव्यूल, ध्यान देना, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, बीजांड को मिला के क्या बोलते हैं, फीमेल भाग यानी कि स्त्री केसर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोइसियम। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड, गाइनोसियम कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं, गाइनोसियम। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द तकलीफ वो तो कमेंट करके बता देना, होनी नहीं चाहिए हमारे ख्याल से। बन गया स्ट्रक्चर पुष्प का, बना लो सिंपल सा। एक बीच से बनाए हमने, बनाने के बाद इस तरीके से हमने सिंपल सा बना लिया। तो इसमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, ध्यान से देखना। अगर इस स्ट्रक्चर को आप समझ गए तो आगे की चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। हमने क्या बताया, पुष्प का पार्ट सबसे शुरुआती अवस्था, जहां से फूल को हम पकड़ के किसी को दे देते हैं। अरे भाई, तोड़ते हो जहां से पकड़ के, मतलब जहां से फूल तोड़ते हो, जो तोड़ते हो ना, जिसको फूल को पकड़े रहते हो, जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पेडिसिल। क्या बोलते हैं उसको हम, पेडिसिल बोलते हैं। उसके ऊपर की तरफ क्या होता है, हरा भरा भाग होता है, जो कि बाह्यदल कहलाता है। क्या कहलाता है, बाह्यदल, यानी कि जिसको कैलिक्स बोलते हैं। जैसे मिर्चा ले लो, मिर्चा, मिर्चे में कभी देखना तुम, बाह्यदल जो होता है उसमें लगा रहता है, तुम मिर्चा का ढुकनी तोड़ करके फेंक देते हो, जो ढुकनियाँ तोड़ते हो ना, वही बाह्यदल होता है। ढुकनियाँ है वो बाह्यदल होता है। बैगन में जो होता है, बैगन का ढुकनी नहीं तोड़ते हो, एकदम चालाक हो तुम। बैगन का ढुकनी ना, उसको सब्जी बना देते हो, उसको चूस लेते हो ना सब्जी बना के। अरे भाई, वो भी तो उसका बाह्यदल ही होता है, बाह्यदल होता है। इसके अलावा टमाटर के ऊपर देखो बाह्यदल लगा होता है ना, फेंक देते हो निकाल के। इसके अलावा फूल में, कोई भी फूल देखो भाई, अरे ले लो कोई फूल लेके बैठ जाओ। अब हम रात में कौन सा फूल लाए, 12 बजने वाला है, कहाँ फूल लाए, अब देखो कौन सा फूल ढूंढेंगे। लेकिन देखो आप इसको, आपको एक एक चीज फूल में दिखाई देगा, एक एक चीज दिखाई देगा, बादल हो गया। उसके बाद कोई फूल देखो रंगीन भाग होता है ना, अरे रंगीन भाग नहीं होता, जो कि कीटों को आकर्षित करता है, जो जिससे इंसेक्ट आकर्षित हो जाते हैं, तुम भी आकर्षित हो जाते हो। गुलाब देखते हो, ओ माय गॉड, सो माय रोज इज सो ब्यूटीफुल, रोज सो ब्यूटीफुल बोलते हो ना भाई। अरे तुमको गुलाब दिखाई देता है रेड रेड कलर का, बहुत अच्छा लगता है, तुम जाकर तोड़ लेते हो ना, तुम तोड़ लिए तो समझ रहे हो फूल की जिंदगी खराब कर दी है, नर मादा का पूरा जिंदगी खराब हो गया। हो सकता है निषेचन की प्रक्रिया ही चल रही हो, तुमने तोड़ लिया, अंदर कितनी बड़ी कहानी चल रही थी, सोचो। अरे भाई, जो तुमने फ्लावर को तोड़ा, किसको देख के तोड़ा, पेटल को देख के तोड़ा ना, पेटल यानी कि दलपुंज को देख के तोड़ा। दलपुंज यानी ये वाला कोरोला वाला भगवा, कोरोला वाला लाल लाल दिखाई दिया, अच्छा दिखाई दिया, अच्छा अच्छा तोड़ लिया तुमने, तुमको आकर्षित कर लिया, तुमको भी, कीटों को भी आकर्षित करता है। सोचो कितना चालाक होता है पुष्प, लेकिन इसकी चालाकी तुम निकाल देते हो तोड़ करके। दलपुंज जिसको बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं ना, रंगीन भाग होता है। इसके अलावा पुष्प में क्या है, इसके अलावा पुष्प के अंदर नर भाग दिखाई दे रहा है, यानी कि नर केसर वाले भाग। उसके बाद मादा भाग को मादा यानी कि स्त्री केसर बोलते हैं। नर में क्या होता है, दो प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे थैलमस से लगा हुआ है, यानी पुष्पासन से लगा हुआ है, इस तरीके से समझ पा रहे हैं। एंथर निकला होता है इस तरीके से, जो कि फिलामेंट से जुड़ा होता है, तंतु से जुड़ा होता है, और ऊपर की तरफ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हम एंथर कहते हैं, जिसको पुमंग कहते हैं। फिलामेंट और एंथर को मिला करके हम बोलते हैं नर क्रेसर, यानी कि एंड्रोसियम बोलते हैं, यानी पुमंग कहा करते हैं, ध्यान देना, नर वाला भाग यानी नर क्रेसर। इसके अलावा जो बीच में आप देख पा रहे हैं, ऊपर की तरफ छतरी के जैसा बना है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा यानी कि वर्तिका कहते हैं। और जो सकरा भाग होता है, इसको हम स्टाइल यानी कि वर्तिकाग्र कहते हैं। और नीचे की तरफ जो राउंडेड फॉर्म में बना है,
उसमें क्या होता है, अंडाशय होता है, और अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। यानी कि अंडाशय बाहर है जिसको ओवरी बोल रहे हैं, और इसी के अंदर क्या है, बीजांड है जिसको हम ओव्यूल बोल रहे हैं, जिसमें निषेचन की प्रक्रिया जो होगी संपन्न होगी। आगे हम इसको देखेंगे। इसके अलावा नीचे की तरफ वही चीज हमने बताया, पुष्पासन है और पड़ विरेट है। आई होप आपको संरचना स्ट्रक्चर जो होगा एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। ध्यान से देखिए, अगर हम एक बात कहें, पुष्प की संरचना जो होती है इसमें मुख्य रूप से कितने भाग पाए जाते हैं, पुष्प की संरचना में कितने आपके स्ट्रक्चर मिल रहे होते हैं, तो मुख्य रूप से 4 ही भाग हम पढ़ते हैं। मेन इंपॉर्टेंट रूप से अगर हम बात करें तो पहला भाग हम पढ़ते हैं जो बाह्य दल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पहला जो होता है स्ट्रक्चर बाह्य दल होता है, दूसरा जो होता है दल पुंज होता है, तीसरा जो होता है पुष्प का नर भाग यानी कि नर केसर एंथर, और तीसरा भाग जो होता है वो गाइनोसियम होता है। पहला जो पढ़ते हैं दल पुंज, दूसरा जो पढ़ते हैं पहला बाह्य दल, दूसरा दल पुंज, तीसरा नर केसर, चौथा स्त्री केसर यानी जिसको जयान कहते हैं। कुल मिलाकर के बाह्य दल, दल पुंज, पुमंग, जयांग, ये चीज पढ़ते हैं। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने क्या बताया, हमने यही बताया कि एक पुष्प के स्ट्रक्चर में, एक फ्लावर के स्ट्रक्चर में जो हम पढ़ लेते हैं मुख्य रूप से कितनी चीजें देखते हैं, 4 संरचनाएं देखते हैं। नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला जिसको हम बोलते हैं बाह्य दल यानी कि कैलिक्स बोलते हैं, दूसरा जिसको बोलते हैं भाई कोरोला को बोलते हैं, है ना। तीसरा जो होता है ये गाइनोसियम को कह सकते हैं, गाइनोसियम, और चौथा हम बोल सकते हैं एंड्रोइसियम को। किसको कह सकते हैं, एंड्रोइसियम को। देखो कैलिक्स क्या होता है कि करके बात करते हैं। कैलिक्स उसका बाहरी भाग होता है, एकदम बाहर की तरफ, जो उसको बाह्य दल बोलते हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रथम चक्र जिसको बोलते हैं, दूसरा चक्र जो होता है द्वितीय चक्र जिसको बोला जाता है, वो क्या होता है आपका कोरोला होता है ना। और तृतीय चक्र जो होता है एंथर ले सकते हैं, फीमेल का नर भाग यानी नर भाग। चतुर्थ चक्र जो होता है आधा भाग हो जाता है। इस तरीके से एक सीक्वेंस वाइज में चीजें प्रेजेंट है। पहले बाह्य दल है, फिर दल पुंज है यानी जिसको हम कोरोला बोल रहे हैं, फिर क्या है नर भाग है, फिर क्या है मादा भाग है। अरे है कि नहीं है सीक्वेंस वाइज। तो होता क्या चीज है, नर वाले भाग में यानी कि नर केसर भाग में यानी जिसको बोल रहे हैं एंथर के अंदर क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। हिंदी क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन। हमने बताया क्या, हमने यही कहा कि नर केसर यानी कि एंथर वाले भाग में एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन की, जनन की। मोस्टली हमने बताया कि एंथर के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या बनता है, बीजाणु बनता है। और ये प्रक्रिया किसके द्वारा बनता है, ये जो बीजाणु बनता है किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, तो उसको हमने अभी बताया लघु बीजाणु जनन, हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणु जनन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि लघु बीजाणु जनन, जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसके पश्चात क्या बनता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के पश्चात बनता है आपका लघु बीजाणु बनता है। क्या बनता है माय डियर स्टूडेंट, लघु बीजाणु यानी कि जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर बनता है। क्या बनता है आपका, माइक्रोस्पोर बनता है। और माइक्रोस्पोर किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है ये आपको पता होना चाहिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि लघु बीजाणु जनन। और इसी माइक्रोस्पोर को कहीं ना कहीं हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन कहा देते हैं। पोलन ग्रेन्स यानी इसी को हम परागकण कहते हैं, परागकण। इसी परागकण को ही
हम बोल सकते हैं मेल गैमेट हमारा बनके तैयार हो गया। क्या बनके तैयार हो गया? मेल गैमेट। और ये मेल गैमेट इस एंथर के अंदर बन के रेडी हो जाता है। एंथर के अंदर बन करके अपना बढ़िया से मेंटेन हो जाएगा। जब एंथर के अंदर मेल गैमेट आपके बन जाएंगे, आपको पता है ये गैमेट एंथर के अंदर इस तरीके से भरे पड़े रहेंगे परागकण के रूप में, जिसको हम नर युग्मक बोल रहे हैं, जिसको हम लघु बीजाणु भी कह रहे हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर भी कह रहे हैं। सोचो कितना नाम है। अब होता क्या है भाई, सिंपल से बात होती है, जब ये नर युग्मक मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो एंथर की जो बाहरी दीवार है ये फटती है, यानी कि एंथर की दीवार ये क्या होगी, फट जाएगी। फटने के पश्चात क्या होता है, यहाँ से जो परागकण होंगे, जो नर युग्मक होंगे, वो कहाँ पे स्थानांतरित होंगे? वो आपके कहाँ स्थानांतरित होंगे भाई? वर्तिकाग्र पर, यानी जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। लैंड करते हैं, गिर जाते हैं, किस पे? स्टिग्मा पर आते हैं। अब जिससे क्या होता है, ये जो परागकण होता है यही आगे चलकर क्या करता है, समझ पा रहे हैं, मादा युग्मक के साथ संलयन की प्रक्रिया करता है। हमने तो नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा समझा। अगर हम वही मादा युग्मक की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा समझ ले कि मादा युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, आइए इसको भी थोड़ा समझते हैं। तो मादा युग्मक आखिर यहाँ बन रहा है, जिसमें 8 लघु बीजाणु बने हैं, सॉरी 8 यहाँ पे दीर्घ बीजाणु बनते हैं, क्योंकि मादा में जो, यानी कि मादा युग्मक जो बनने की प्रक्रिया होती है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं भाई, मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया जो होती है इसको क्या कहते हैं, दीर्घ बीजाणु जनन। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? याद रखेंगे, इसको हम बोलते हैं दीर्घ बीजाणु जनन, यानी कि बड़ा बीजाणु है, जिसको हम मेगा स्पोरोजेनेसिस भी कहा करते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस के द्वारा बनता है। हाँ यार, मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं दीर्घ बीजाणु जनन। क्या कहते हैं? दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस प्रक्रिया के पश्चात क्या बनता है, दीर्घ बीजाणु बनता है। क्या बनता है? दीर्घ बीजाणु। पता नहीं आपको दिखाई नीचे दे रहा है कि नहीं, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। क्या बनता है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना। इस प्रक्रिया के पश्चात आपका क्या बनता है, दीर्घ बीजाणु बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, मेगा स्पोर बनता है। अरे हाँ या ना? ये जो मेगा स्पोर बनता है ये किस प्रक्रिया बन रहा है, मेगा स्पोरोजेनेसिस द्वारा बन रहा है, जिसको हम दीर्घ बीजाणु बोलते हैं। और कहीं न कहीं इसी दीर्घ बीजाणु को हम क्या बोलते हैं, इसी मेगा स्पोर को हम बोलते हैं बीजांड, यानी कि ओव्यूल, जो कि कितना न्यूक्लियस होता है, कितना न्यूक्लिएटेड होता है, 8 न्यूक्लिएटेड होता है। हाँ ना, 8 केंद्रक, यानी 8 केंद्रक इसमें बनते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड होता है। कैसे बनते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, तो इसको क्लास 12 में काफी डिटेल में पढ़ना है आपको। अगर आप इच्छुक है पढ़ने के लिए, अगर आप इसको जानना चाहते हैं डिटेल में तक, तो आप क्लास 12 का वीडियो देख सकते हैं, उसमें पढ़ा है। आप सर्च करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बाय बॉबी बायोकेम क्लासेस, नहीं तो प्लेलिस्ट में चले जाना, आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा, क्योंकि हाई स्कूल लेवल का बस इतना ही है आपको पढ़ना है, समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जान सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पर लेंगे तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो चीजें आपको, बेसिक चीजें हम यहाँ पर क्लियर कर दें, जिससे आगे आपको दिक्कत बिल्कुल ना आए। देखो, तो देखो हमने समझा कि जो मादा युग्मक बन रहा है वो दीर्घ बीजाणु जनन की प्रक्रिया के पश्चात, जिसको हम मेगा स्पोरोजेनेसिस बोल रहे हैं, जिसके दौरान मेगा स्पोर यानी कि दीर्घ बीजाणु बन रहे हैं, जो 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं, जो 8 न्यूक्लिएटेड 8 केंद्रक इसमें होता है। इसमें खासियत क्या होती है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना। 8 केंद्रक जो होते हैं, इनमें हर एक केंद्र के अलग अलग नाम भी होते हैं। एक चीज और ध्यान से देखना, इसमें हर एक केंद्रक में जो बीजांड 8 बन रहे हैं, उसके हर एक नाम अलग अलग स्पेसिफिक नेम होते हैं।
अगर इनके नेम की बात करें तो इनके नाम को हम नोट कर लेते हैं, ध्यान से देखना। जैसे ऊपर की तरफ अगर आपको देख पा रहे हैं, तीन आपको अगर दिखाई दे रहा होगा, तो ऊपर की तरफ जो तीन न्यूक्लियस दिखाई दे रहे होते हैं, इसको हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल, है ना। एंटीपोडल सेल को हिंदी में कहते हैं प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको? हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, इसको एंटीपोडल सेल कहते हैं। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, जो बीच में है, यानी कि यहाँ पर जो बीच में दो केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं, आपस में संलयन किए हैं पहले से ही दो केंद्रक, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं इसको? हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, यानी कि ध्रुवी केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवी केंद्रक कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बगल बगल दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके से समझ पा रहे हैं, जो बगल बगल दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? इसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल मतलब सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। आप भी नोट कर लेंगे साथ के साथ, इसको क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। और बीच में जो एक बचता है, इसको बोलते हैं अंड कोशिका, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? अंड कोशिका, यानी कि इंग्लिश में एग सेल कहा करते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? ध्यान देंगे, अंड कोशिका कहा जाता है। अब होता क्या है, ध्यान से देखना। अभी हमने बताया कि आपको फीमेल युगल बीजांड बनने की प्रक्रिया को दीर्घ बीजाणु जनन बोल रहे हैं, और दीर्घ बीजाणु जनन प्रक्रिया के पश्चात दीर्घ बीजाणु बनता है, यानी जिसको हम मेगा स्पोर कहते हैं इंग्लिश में, जिसमें 8 केंद्रक होते हैं, जो कि 8 न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें 3 ऊपर की तरफ केंद्रक होते हैं, जिसको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। इसके अलावा 2 बीच में आपस में संलयन किए रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि ध्रुवी केंद्रक। और जो ध्रुवी केंद्रक होता है, ये हमेशा क्या होता है? 2n होता है। क्या होता है? 2n। 2n मतलब ये द्विगुणित होता है, यानी कि दो केंद्रक आपस में बीच में जाके पहले से ही संलयन किए रहते हैं, पहले से ही आपस में फ्यूज किए रहते हैं। बाकी नीचे की तरफ क्या होता है? बगल बगल, यानी कि अंड कोशिका के बगल बगल क्या है? सिनर्जिड सेल, सहायक कोशिका। सहायक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अंड कोशिका को सहायता प्रदान कर रहा है। जैसे एग सेल बीच में है, उसके बगल बगल क्या है? आपके सिनर्जिड सेल, यानी सहायक कोशिका। बीच में वही क्या है? आपका अंड कोशिका, यानी कि एग सेल पाया जा रहा है। होता क्या है, ध्यान देना। अब इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान, यानी कि अब हमारा टॉपिक निषेचन होने वाला है, मेन टॉपिक, ध्यान से देखना। अब क्या होगा? निषेचन की प्रक्रिया के दौरान फर्टिलाइजेशन के पश्चात कहानी क्या होती है, क्या देखा जाता है, ध्यान से देखना। यहाँ पर थोड़ा हम इसको जूम करके आपको दिखाते हैं, ये चीज आपको ध्यान से देखना। निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात क्या होता है, इसको हम थोड़ा कलर भी चेंज कर दें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो होता है नर युग्मक यानी परागकण है। अब परागकण आपको हमने बताया कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा बन रहा है, जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल रहे हैं, जिसको हम ना लघु बीजाणु बोल रहे हैं, जिसके दौरान बन रहा है, यानी पोलन ग्रेन बन रहा है, जिसको हम मेल गैमेट नर युग्मक बोल रहे हैं। एंथर में बन करके मेच्योर हो जाता है, जब परिपक्व हो जाता है तो एंथर फटता है, और फटने के पश्चात ये कहाँ आता है? स्टिग्मा पर आके लैंड करता है। अब जब स्टिग्मा पर आ जाता है तो इस परागकण का क्या होता है? अंकुरण होता है। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? इसका अंकुरण होता है, यानी कि ये अंकुरित करता है। और अंकुरण करने के पश्चात ध्यान देना, जब ये अंकुरण करता है तो अंकुरण के दौरान ये क्या बनाता है? एक नली बनाता है। एक क्या बनाता है? एक नली बनाता है, जो ये नली जो होती है ट्यूब के जैसी होती है, और इस ट्यूब को बोलते हैं, और इस नली को बोलते हैं पराग नली। क्या बोलते हैं इस नली को? पराग नली बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट ध्यान देना, इस नली को हम क्या बोल रहे हैं?
पराग नली बोलते हैं, क्योंकि पराग कण से वो नली निकल के आई है, जिसको इंग्लिश में पोलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? पोलन ट्यूब कहते हैं, यानी कि इसको पराग नली कहा जाता है। ये पराग नली क्या होती है? इस तरीके से स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए आपका कहाँ आता है, समझ पा रहे हैं? बीजांड द्वार के जरिए, ध्यान देना, माइक्रोपाइल एंड के जरिए, यानी कि बीजांड द्वार के जरिए ये घुस जाता है किसके अंदर? आपके बीजांड के अंदर घुस जाता है। ओवरी से होते हुए फिर बीजांड में घुस जाएगा, हाँ या ना? किस एंड से? माइक्रोपाइलर एंड से, बीजांड द्वार जिसको बोला जाता है, इसके द्वारा घुस जाएगा। अब घुसने के बाद क्या करता है? निषेचन की प्रक्रिया करवाता है। कैसे होता है, क्या होता है? ध्यान से देखो, यहाँ से बोर्ड में प्रश्न बनता है आपका। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पोलन ग्रेन परागकण निषेचन के पहले अंकुरित इसको करना होता है, जर्मिनेट करना होता है, क्योंकि भाई एक माध्यमिक रास्ता चाहिए, एक रास्ता चाहिए, वे चाहिए। किसके लिए रास्ता चाहिए? युग्मक के जाने के लिए, क्योंकि जब तक रास्ता नहीं होगा तब तक युग्मक नहीं जाएगा। अब रास्ता बन गया, अब आसानी से युग्मक क्या होगा? फीमेल युग्मक के पास आसानी से ट्रेवल कर पाएगा, समझ, मजे से जाएगा मादा युग्मक के पश्चात। भाई मादा युग्मक के जाएगा आसानी से, मादा युग्मक के पास अब जाएगा क्योंकि उसको रास्ता मिल गया। अब देखो होता क्या है, ध्यान से देखना। नर युग्मक में हमेशा परागकण की अगर स्ट्रक्चर देखें, इसकी संरचना देखें, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको पीछे लेके चलें, थोड़ा सा यहीं पे हम परागकण की संरचना समझ लें, जिससे आपको और डिटेल में समझ में आएगा, और बढ़िया और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसी परागकण को जूम करके हम देख रहे हैं। तो परागकण की अगर हम संरचना की बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। इसको जूम करके देखें ना, इसमें परागकण में ध्यान देना, दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। देखना, एक केंद्रक को बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, है वेजिटेटिव केंद्रक, कायिक केंद्रक जिसको हिंदी में बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। जनरेटिव न्यूक्लियस मतलब कि समझ पा रहे हो, जिसको हम बोल सकते हैं जननी केंद्रक हिंदी में, इसको बोलते हैं कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक हिंदी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं जननिक केंद्रक, है ना? मतलब कि एकदम साफ, एकदम क्लियर चीज है कि जो नर युग्मक होता है उसमें परागकण, यानी कि अगर उसके स्ट्रक्चर को जूम करके देखा जाए तो उसके स्ट्रक्चर में दो प्रकार के केंद्रक नजर आते हैं। एक केंद्रक का नाम क्या है? कायिक केंद्रक यानी कि वेजिटेटिव केंद्रक, और दूसरे केंद्रक का नाम होता है जनरेटिव केंद्रक, जिसको जननी केंद्रक कहते हैं। होता क्या है, अब दोनों केंद्रक क्या होते हैं? रास्ते में जाते हैं। ये है आपका वेजिटेटिव केंद्रक और ये है आपका जनरेटिव केंद्रक। ध्यान देना, वेजिटेटिव को कैपिटल वी से लिखे हैं और जनरेटिव को कैपिटल जी से हम दिखा रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ध्यान से देखना, कहानी क्या होती है कि जो कायिक केंद्रक होता है वो रास्ते में ही बेचारा हताश निराश होकर के अपना दम तोड़ देता है। जो कायिक केंद्रक होता है, जिसको वेजिटेटिव केंद्रक बोल रहे हैं, वो रास्ते में ही बेचारा हताश निराश होकर के अपना दम तोड़ देगा, कहेगा अब हम नहीं जा पाएंगे, बहुत हो गया, हम थक गए हैं, अब हम नहीं जा पाएंगे, हमारा सफर यहीं तक है। ये मर जाता है। जो वेजिटेटिव वाला होता है, जो कायिक वाला होता है, मर जाता है। बचता केवल कौन है? बचता जनरेटिव वाला है। ध्यान से देखना, बचता जनरेटिव वाला है, केवल जननी केंद्रक बचता है। और ये जननिक केंद्रक क्या करता है? अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा 1 से 2 में तब्दील हो जाता है। यानी कि ये क्या करता है? मियोसिस करता है, माय डियर स्टूडेंट, ध्यान देना। यानी कि ये क्या करता है? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, जिसके दौरान 1 से 2 केंद्रक बन जाते हैं। कौन से केंद्रक बन रहे हैं? जनरेटिव वाले, यानी कि समझ पा रहे हैं, जननिक वाले 1 से 2 हो गए। अब क्या होगा? 1 से जब 2 हो गए तो दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे, दोनों आपस में क्या होंगे? इस तरीके से आएंगे और बीजांड में क्या होंगे? घुस जाएंगे। इस तरीके से माइक्रोपाइलर एंड के जरिए घुस जाएंगे।
पहला वाला केंद्रक जाकर के ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन करेगा, हाँ या ना। और फिर दूसरा वाला केंद्रक जाकर के अंडकोशिका के साथ क्या करता है, संलयन करता है। यानी कि एकदम साफ, एकदम क्लियर ध्यान देना, निषेचन 2 बार हुआ। निषेचन कितनी बार हो रहा है, यहाँ पर 2 बार हो रहा है। एक बार केंद्रक किसके साथ संलयन कर रहा है, ध्रुवीय केंद्रक के साथ, यहाँ पर जो किया बीच में। और दूसरा केंद्रक किसके साथ कर रहा है, अंडकोशिका के साथ, एक सेल के साथ। इसी को बोलते हैं दोहरा निषेचन, यानी कि 2 बार जनन, जिसको डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जो आपके पेपर में यूपी बोर्ड में हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है जीव विज्ञान में। ध्यान देना, दोहरा निषेचन कुल मिलाकर के 2 बार निषेचन हो रहा है। समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है, हमने बताया। वेजिटेटिव सेल बेचारा मर गया, बचा जनरेटिव यानी कि जननिक केंद्रक, जो 1 से 2 में विभाजित होकर के मियोसिस के दौरान बना एक केंद्रक, जिसमें फ्यूज कर रहा है, संलयन कर रहा है, किसके साथ, किसके साथ कर रहा है, ध्रुवीय केंद्रक के साथ। जबकि दूसरा जो है अंडकोशिका के साथ क्या कर रहा है, अपना संलयन कर रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं 2 बार निषेचन, यानी कि दोहरा निषेचन यहाँ पर हुआ। कैसे हुआ, जरा यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और नजर डालते हैं। यहाँ पे हमने देखा इस तरीके से पराग नलिका से होते हुए, समझ पा रहे हैं, मेल गैमीट आया, इस तरीके से ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन कर लिया। आपको पता है ध्रुवीय केंद्रक पहले से ही यन है, हाँ या ना, पहले से ही 2 यन है ध्रुवीय केंद्रक, क्योंकि 2 केंद्रक आपस में पहले से ही जाके संलयन कर चुके हैं। इसी वजह से पहले ही वो क्या है, 2 यन होता है। डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित है, द्विगुणित मतलब गुणसूत्र संख्या 2 गुना है। एक और जाकर उसमें संलयन कर ले रहा है, तो 1 यन और बढ़ जाएगा, हाँ या 2 यन प्लस यन बराबर, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, 3 यन हो जाएगा। अब कुछ बच्चे यन का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, उनको जरा हम बता दें इसका मतलब क्या होता है, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी इसका मतलब बता रहे हैं, बिल्कुल दिक्कत वाला, परेशानी वाला बात नहीं है। ध्यान से देखो, 2 यन था, 1 यन और जाकर मिल गया, 3 यन बन गया। और अंडकोशिका भी जो होगा, ध्यान से देखना, पहले यन का मतलब आपको समझा दें, नहीं तो आप थोड़ा सा आपके अंदर कंफ्यूजन, हम सोच रहे हैं आपके अंदर थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहे, एक एक चीज आपको बताएं। देखो, जैसे आपको पता है आपके अंदर गुणसूत्र कितना होगा, 46 होगा ना। अब क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसमें मेल है फीमेल है दोनों में होगा, तो किस में जाएगा, 23 में होगा, 23 में जाएगा गुणसूत्र, है ना। उसी वजह से 46 गुणसूत्र को दिखाने के लिए इसको द्विगुणित बोलते हैं। द्विगुणित यानी कि इसके लिए फुल है, तो फुल के लिए हम 2n शब्द यूज करते हैं, 2n टर्म यूज कर लेते हैं, इसके लिए 2n शब्द यूज करते हैं। इसको बोलते हैं द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित। अगर इसको आधा करें तो n में जाएगा ना, तो n के लिए हम क्या करते हैं, हेप्लॉयड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए हेप्लॉयड टर्म यूज कर रहे होते हैं, यानी कि n के लिए हेप्लॉयड, हाँ ना, 2n के लिए डिप्लॉयड यूज करते हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है। अब पहले से ही ध्रुवीय केंद्रक क्या था, 2n था, 1 n और जाके मिल गया, 2n प्लस n बराबर 3n हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसके अलावा अंडकोशिका जो है वो पहले से ही क्या है, यन है। यन कैसे है, यहाँ पर एक ही केंद्रक था और एक केंद्रक जाके फ्यूज किया, n प्लस n बराबर कितना बना, 2n, हाँ ना। जो 2n यहाँ पर बना, ये किसका निर्माण करता है, तो ये किसका निर्माण करता है, ध्यान देना, जाइगोट का निर्माण करता है, यानी कि युग्मनज का निर्माण करता है। ये क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है, आपका जाइगोट बनाता है। जबकि ये जो 3n वाला है, यानी कि जो 2n प्लस n है, जो 3n वाला है, ये क्या बनाता है, आपका एंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है, यानी जिसको हम भ्रूण पोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, भ्रूण पोष कहते हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। देखो, अब यहाँ पर एक चीज और देखना, 2n प्लस n बराबर 3n जो बन रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फिजन, यानी कि त्रिसंलयन कहते हैं। देखो कितना सारा कॉन्सेप्ट है अभी इसमें, इसको क्या कहेंगे,
ट्रिपल फिजियन कहेंगे। आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ध्यान देना। ट्रिपल ट्रिपल फिजियन कहा करेंगे, इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे ट्रिपल फिजियन। और इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं n प्लस n बराबर 2n, यानी जो जाइगोट बना रहा है, इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं सिनगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं सयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? सयुग्मन कहते हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इसके लिए हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फिजियन यानी कि त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में त्रिसंलयन कहते हैं। यानी कि ध्रुवीय केंद्र पहले से 2n था, एक n और जाके मिला 3n हो गया, जिसके लिए हमने त्रिसंलयन यानी ट्रिपल फिजियन टर्म यूज किया, जो आगे चल करके भ्रूण कोश यानी कि एंडोस्पर्म बना रहा है। वही जो आपका अंडकोश का था, जिसमें एक n और मिला, क्या बनाया? 2n बनाया, जिससे जाइगोट का निर्माण किया। यानी कि इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला? सिनगैमी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सयुग्मन को बोल रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आई होप डियर स्टूडेंट आपको चीजें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आई होंगी। एक चीज यहाँ पे और जान लेना, अब यहाँ पर जो आपका बना है, क्या बना है? एंडोस्पर्म एक तो बना है, और दूसरा क्या बना है? दूसरा आपको क्या बना है? यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, नीचे की तरफ पूरा वीडियो नहीं आ पा रहा है, तो उसको आपने जो हम बोला है उसको आप लिख लेंगे। तो थोड़ा सा पानी पी ले। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट, हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि यहाँ पर जो चीजें हम देखें अभी, क्या हो रहा है? 2n प्लस n मिलके एंडोस्पर्म बना रहा है। अब एंडोस्पर्म में क्या होता है, जरा इसको समझ ले थोड़ा सा, देन आगे ये भी समझते हैं जो जाइगोट बनता है वो कहाँ पे जाता है, किस में तब्दील होता है। ध्यान से देखो, पौधे में जो फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया हुई, और मोस्टली जितने भी, ध्यान देना, जितने भी पुष्पी पादप होते हैं, यानी कि जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं, अधिकतर वो द्विनिषेचन की प्रक्रिया यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। यानी उनमें क्या होता है? दोहरा निषेचन होता है। सोचो कितनी खूबसूरत फेनोमेना है, कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी खूबसूरत प्रक्रिया हो रही होती है। वहां पर जो एंडोस्पर्म होता है, ये क्या करता है? खाना देता है ना। इसके अलावा एक चीज और आपको भी हमने नहीं बताया, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इसमें इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो आपस में इसको सीक्वेंस वाइज समझना होता है, नहीं तो आपस में सब खिचड़ी हो जाएगा। खिचड़ी नहीं करना है, एक एक चीज को समझते चलना है। ध्यान से देखो, आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि जो एंटीपोडल सेल थी, यानी जो प्रतिमुख कोशिका थी, उसका क्या हुआ? ये भाई मर जाएंगी, एंटीपोडल सेल समाप्त हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि ये न्यूट्रिशन देने का काम करती है, पोषण देती है, खाना देती है। किसको खाना देती है? इस एंडोस्पर्म को खाना देती है, इस जाइगोट को खाना देती है, बोले। और ये सहायक कोशिका भी खत्म हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं? सब खत्म हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगी। बचता केवल ध्रुवीय केंद्रक है, और ये वाला बीच वाला अंडकोशिका। अंडकोशिका में संलयन हो जाएगा, ध्रुवीय केंद्रक में संलयन हो जाएगा, और लास्ट में ये एंडोस्पर्म भी खत्म होने लगता है, क्योंकि एंडोस्पर्म जो होता है भ्रूणपोष खाना देता है किसको? जाइगोट को खाना देता है। क्यों जाइगोट को खाना जरूरत है? क्योंकि जाइगोट ही आगे चल किस में बदलेगा? बीज में बदलेगा, क्योंकि युग्मनज से ही आगे चल करके सीड बनेगा, पौधे का बीज बनेगा। एक बीजपत्री पौधा होगा तो उससे एक बीजपत्री बीज बनेगा, अगर दो बीजपत्री पौधा होगा तो उससे दो बीजपत्री बीज बनेगा, जो कि इसको खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए। पोषण कौन देगा? हमारा ये देगा, एंडोस्पर्म देगा। हाँ है ना? जैसे अगर इसको समझना चाहो और अच्छे से, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको आपको समझा देते हैं, ध्यान से देखना। यानी कि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बीज निर्माण की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सब चीज हम देख ले। देखो क्या हमने बताया, हमने ये बताया आपको कि यहाँ पर जो एंडोस्पर्म था, यानी कि एंडोस्पर्म कैसे बना? 2n प्लस n मिल करके 3n बना रहे हैं,
जिससे क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म बन रहा है, और एन प्लस एन बराबर 2n बन रहा है, जिससे जाइगोट बन रहा है। अब इस जाइगोट को न्यूट्रिशन कौन देता है, ये एंडोस्पर्म देता है। क्या देता है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण देता है, खाना देता है जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए, ताकि जाइगोट आगे डेवलप करके सीड में बदल पाए। किस में बदल पाए, सीड में बदल पाए। अगर एक बीजपत्री होगा तो एक बीजपत्री सीड बनेगा मोनोकाट, और दो बीजपत्री होगा तो डाइकाट सीड आगे चल करके बनेगा। हाँ है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अगर कहीं पर डाउट है, कोई दिक्कत है, तो कोई कहीं पर कोई भी समस्या आई हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताना डियर, क्योंकि आप कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे जान पाएंगे। तो आप इसको कमेंट करके पूछ लेना कोई दिक्कत वगैरह। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। देन अच्छा लगा हो तो डियर स्टूडेंट लाइक कर दिए और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए करो। समझ पा रहे हो, जैसा कि आप जानते हो, समझ पा रहे हो, बार बार कहना नहीं होता है। तो आज के लिए इतना करते हैं। देन थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस माय डियर स्टूडेंट।